जो आज हम देखने वाले हैं हमारी क्लासिकल थ्योरी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में क्लासिकल थ्योरी को समझा था और क्लासिकल थ्योरी के बाद हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी देखी थी। उसके बाद हमारे क्लासिकल थ्योरी को ही 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला था हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी और तीसरा हमारा क्या था, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो देखेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। तो जैसे कि हमने क्लासिकल थ्योरी में देख लिया था कि जो भी चीज़ें होने वाली थी वो हमको इफ़िशियंसी और प्रोडक्शन अच्छा हो उस पर ध्यान दिया गया था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी भी उसी बात को कहेगी, लेकिन इसका पूरा फोकस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ रहेगा, ना कि साइंटिफिक टेम्पर के लिए। क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर हमने देख लिए थे क्या क्या था, जैसे सोल्डरिंग देख लिए थे, डेलिबरेट सोल्डरिंग देख लिए थे, है ना, रूल ऑफ थंब देख लिए थे। ये सब चीज़ें हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट में देख ली। अब एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी देखेंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को समझने से पहले इसके बहुत सारे नाम हैं। पहला तो ट्रेडिशनल थ्योरी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 16th और 17th सेंचुरी में आया था और जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही सब्जेक्टिव बना था 18th सेंचुरी, अपना एंड ऑफ 17th सेंचुरी और 16th सेंचुरी से काम हो गया था, लेकिन एक सब्जेक्ट के रूप में आते आते 18th सेंचुरी समय लग चुका था। तो इसलिए ये क्लासिकल थ्योरी अपनी पुरानी थ्योरी है, इसलिए इसको ट्रेडिशनल थ्योरी कहा जाता है। इसको स्ट्रक्चरल थ्योरी भी कहा जाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी भी कहा जाता है, मैकेनिस्टिक क्योंकि इंसान को मशीन की तरह ट्रीट किया गया इसलिए ये भी नाम है, और क्लासिकल थ्योरी तो है ही क्योंकि क्लासिकल थ्योरी के ही पार्ट है। तो अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने पहले इसके नाम बता दिए। अब हम इस चीज़ को कैसे पढ़ने वाले हैं, ये एक आपके दिमाग में ब्लूप्रिंट दे देता हूँ। सबसे पहले तो हम सपोर्टर देख लेते हैं इसके कौन कौन से थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट हेनरी फ्योल, लूथर ग्लुक और लिंडन उर्विक। तो ये जो थे, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हेनरी साहब को। हेनरी साहब को देखेंगे, उनने क्या क्या बात कही उनके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि इनने क्या प्रिंसिपल दिए, क्या चीज़ें होना चाहिए, क्या अजम्पशंस दिए, पूरी चीज़ें इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर लूथर ग्लुक को वैसे ही पकड़ेंगे, फिर लिंडन उर्विक को पढ़ेंगे और आखिरी में क्रिटिसिज्म देख लेंगे और सिग्निफिकेंस इस थ्योरी का देख लेंगे। तो ओवरऑल कंप्लीट डायमेंशन इस थ्योरी का कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन, मतलब कुल मिला के इन्होंने बोला आदमी को पैसा दोगे तो काम करेगा। तो इंसान को सिर्फ एक ही प्रोस्पेक्ट में देखा कि आदमी काम करता है सिर्फ पैसे के लिए। अकॉर्डिंग टू इट रिस्पेक्ट ऑफ वर्क एडमिनिस्ट्रेशन इज सेम एवरीवेयर, भले काम कैसा भी हो एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा सेम रहेगा। उन्होंने ये बात कही है इस थ्योरी में, इन थिंकरों ने। तो इसके क्या पॉइंट है, सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग द इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रहेंगे वो क्या हेल्प करेंगे हमको ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से चलाने में, जिससे इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ सके। एंड दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली वैलिड। सीधी बात है, जब हमारी थ्योरीज का इवोल्यूशन हो रहा है, हमने कल थ्योरी को देख ली कि क्या होती थ्योरी, थ्योरी के बारे में हमने समझ ली, तो इवोल्यूशनल हो रहा है। पहले साइंटिफिक टेम्पर के बारे में बात करें, अब एडमिनिस्ट्रेटिव की। तो हर कोई को लगेगा हमने जो बात बोली यूनिवर्सली वैलिड है, लेकिन यही आके जाके क्रिटिसिज्म में ये पॉइंट आ जाएगा कि दिस इज नॉट यूनिवर्सली वैलिड, और बता देंगे कहाँ पे ये फेल हो जा रही है। ठीक है, तो हर थ्योरी अपनी बात को तो बात करेगी कि हमारी बात सही है। अब देखते हैं हेनरी फ्योल को। एक और बात मैं बता दूं, जब कभी भी मैं थिंकर का नाम लूं तो आप पॉज करके या फिर लेक्चर खत्म होने के बाद जब फिर से आप देखें और नोट मेकिंग करें तो उस थिंकर की फोटो जरूर देखें। उससे क्या होगी कि आपके ब्रेन में इमेज को हमारा दिमाग ज़्यादा अच्छे से रिटेन करता है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट। तो हेनरी फ्योल क्या है कुछ समझ में नहीं आएगा, एक बारे में थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि ये फ्रेंच के थे, कहाँ के थे, इस तरीके की चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ जाती है। बस फोटो ही आप सर्च, नाम ही सर्च कर लो तो विकीपीडिया की 4 लाइनें पढ़ लो और उनकी इमेज देख लो। मैं ऐड कर सकता था, लेकिन जब आप खुद से करोगे तो यू विल पुश टू योर ब्रेन टू वर्क, एंड ऐसा करने से आपको ज़्यादा रिटेन होता है। तो हेनरी फॉल क्या थे, फ्योल थे, फ्रेंच इंजीनियर थे। इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। हिज AMT मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी थॉट कैन बी स्टडीड अंडर 3 हेड्स। हमने जैसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को 4 हेड्स में पढ़ा था कि मतलब क्यों प्रोडक्शन रिड्यूस होता है, फिर प्रिंसिपल, अजम्पशंस, और फिर उसके बाद हमने फॉर्मेनशिप की बात करे थे, है ना, ये 4 चीज़ों को देखे थे। वैसे यहाँ पे हम 3 हेड के बारे में पढ़ेंगे। 3 हेड कौन से हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। देखो ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जो क्लासिकल थ्योरी, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे, क्योंकि आदमी मशीन से इंट्रोड्यूस हुआ था और मशीनीकरण हुआ था, तो उस टाइम की बातें हो रही हैं। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का नजरिया किस तरीके से है, पूरा प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो उनने हम इनकी बातों को 3 हेड में पढ़ रहे हैं। तो पहली बात इन्हें क्या कही, पहला हेड क्या होता है, एक्टिविटीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे हेड में हम पढ़ेंगे। तो अब पहले हम चालू करते हैं एक्टिविटीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग।
तो पहली क्या है, एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या होती है कि इन्होंने इन्हें 6 ग्रुप में डिवाइड करा कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको इन्होंने 6 पार्ट में डिवाइड करा। पहला है टेक्निकल एक्टिविटी, फिर दूसरा कमर्शियल, फिर सिक्योरिटी, फिर अकाउंटिंग और एक मैनेजेरियल स्लैश एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाती है। तो टेक्निकल क्या है, टेक्निकल में हमारा पूरा फोकस है। टेक्निकल एक्टिविटी क्या कहती है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर एंड एडेप्शन की बात करती है, मतलब कैसा प्रोडक्शन होगा, कैसी मैन्युफैक्चरिंग होगी, किस तरह से कैसे यहाँ चीज़ों का अडॉप्ट करेंगे। फिर कमर्शियल एक्टिविटी बोलती है बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंज से रिलेटेड वाली जो चीज़ें होंगी एडमिनिस्ट्रेशन में, वो इस चीज़ की बात करती है। फिर फाइनेंशियल पे आते हैं, फाइनेंशियल में हो जाता है रिसर्च फॉर ऑप्टिमम यूज़ ऑफ कैपिटल, मतलब आपके पास 100 रुपये हैं, उसको हम इस तरीके से यूज़ करें कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इतना ऑप्टिमम वे में, ऐसा नहीं हो कि हमारे आधे से ज़्यादा पैसे तो हमारे रिसोर्सेज को यूज़ मतलब ढंग से यूज़ ना करने पे ही चले जा रहे हैं। सिक्योरिटी मतलब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्सन, यहाँ पे क्रॉप हो गया, इसको ध्यान से सुन लीजिए, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्सन, है ना। फिर उसके बाद अकाउंटिंग होता है स्टॉक बैलेंस शीट, मतलब हमारा खर्चा कितना पानी हो रहा है उसको मैनेज करने वाली चीज़ें हो जाती है अकाउंटिंग, लिखा पढ़ी वाला। मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव में आते हैं हमारे POCCC। अब ये क्या है हम आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है। तो समझ में आ गया कि हेनरी फेयोल ने हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी क्यों दी थी, क्योंकि उन्होंने बता दी कि यूनिवर्सल पॉइंट्स हैं ये फॉलो करना चाहिए। फिर उसको भी 3 हेड में हमने पढ़ ली, एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है एक इंडस्ट्री के अंदर वो देख लिए। अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे आर POCCC। पहला है प्लानिंग, पहला हमारा हो गया प्लानिंग। एग्जामिन फ्यूचर एंड ड्रॉ अप अ प्लान ऑफ एक्शन, मतलब कोई भी काम करने से पहले प्लान करना उसको। फिर ऑर्गेनाइज, बिल्ड अप ड्यूअल स्ट्रक्चर ह्यूमन प्लस मटेरियल, मतलब ऑर्गेनाइज करोगे चीज़ों को तो किसको, आदमी भी लगेंगे और मशीन भी लगेगी। कमांड, मेंटेन एक्टिविटी अमंग पर्सनल, मतलब जितने भी लोग होते हैं उनके बीच में कमांडिंग जो होती है और उनको मेंटेन करने वाली जो एक्टिविटी कहलाती है वो कमांड कहलाती है। कोऑर्डिनेट, मतलब साथ में काम करना। कंट्रोल, टू सी स्टेब्लिश रूल एंड प्रोसीजर आर बीइंग फॉलोड, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और नियम कानून फॉलो करने वाले यानी कंट्रोल करने वाली चीज़ों की बात कही। तो एलिमेंट्स इन्हें ये बताए। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, हमने जो थ्योरी चालू होने से पहले हमने 70% हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंसेप्ट को समझ लिया। अब यहाँ पे जो आएगी वो मोर देन 50+% चीज़ें रिपीटिंग होंगी, तो लगेगा बहुत सारा पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने 50% से ज़्यादा चीज़ें पढ़ ली हैं। इसलिए एडवाइस यही है कि पहले जितने भी लेक्चर्स बने, मतलब 1 से लेकर 10 तक भी लेक्चर अगर बने हैं तो उनके पीछे बहुत सोच समझ के रीज़न है कि वो इस क्रोनोलॉजी में बने, ताकि आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ें तो आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर होते जाए। ठीक है, अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हेनरी फेयोल साहब ने 14 प्रिंसिपल दिए एडमिनिस्ट्रेशन के, 14 में से फिर आगे जाके जब लूथर ग्लुक को पढ़ेंगे, है ना, लूथर ग्लुक को पढ़ेंगे, उर्विक को पढ़ेंगे, वो भी प्रिंसिपल देंगे, लेकिन वो इन्हीं में से प्रिंसिपल रहेंगे, है ना। तो सबकी अलग अलग पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, अब डिवीजन ऑफ वर्क में इन्होंने बताया स्पेशलाइजेशन, टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क विथ सेम एफर्ट्स इट शुड बी अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन, मतलब स्पेशलाइज व्यक्ति करेगा और हमारा काम को हम डिवाइड कर देंगे हर किसी के लिए इंडिविजुअल के, तो हमारा अप्रोप्रिएट होगा, बेटर और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी और एफर्ट्स भी उतने नहीं लगेंगे, जितने लग रहे थे उसी में ज़्यादा हमको आउटपुट मिलेगा। तो पहला ये हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, ये बात हमने पहले ही पढ़ चुके। ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ आर इंटर रिलेटेड। अथॉरिटी मतलब है राइट टू गेट थिंग्स डन बाय सबऑर्डिनेट, है ना, सबऑर्डिनेट के द्वारा चीज़ों को करवाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कोलरी, मतलब अथॉरिटी की ही कोलरी है, समांत है। दैट मीन्स अथॉरिटी एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेज, मतलब जिम्मेदारी दायित्व, मतलब अथॉरिटी तभी आती जैसे जिम्मेदारी आ जाती है, इस बात को ये कह रहा है। ऑल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑफिशियल अथॉरिटी एंड पर्सनल अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी भी पर्सनल एक अथॉरिटी होती है और एक ऑफिशियल होती है, जो हमको ऑफिस के तरफ से मतलब रूल्स और रेगुलेशन मतलब फॉर्मल वे में मिले, वो फॉर्मल अथॉरिटी। पर्सनल अथॉरिटी हमारे पास पर्सनल टैलेंट के हिसाब से और पर्सनल कैलिबर के हिसाब से जो चीज़ रहती है वो पर्सनल अथॉरिटी। तो प्रिंसिपल में कौन सी चीज़ देखे, सबसे पहले हमने देख ली डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोरिलेट करते हुए बता देंगे कि थिंग्स कराना सबऑर्डिनेट से वो हो गई, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो अथॉरिटी आ जाती है तो आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ ही जाती है। डिसिप्लिन, इट इज़ व्हाट मैनेजर्स मेक्स इट बेस्ट मीन्स टू स्टेब्लिश इट, मतलब कुल मिला के यह है कि अगर डिसिप्लिन होगा, है ना,
आदमी काम करेगा बहुत डिसिप्लिन के साथ तो इफिशियंसी कुल मिला के बढ़ेगी। तो ये एक प्रिंसिपल तो एडमिनिस्ट्रेशन में होना ही चाहिए, उनका कहना है। तो बेस्ट मीन्स टू स्टेब्लिश इट, गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, एग्रीमेंट क्लियर एंड फेयर, सैंक्शन मैंने पेनल्टीज जुडिशली अप्लाइड। देखो डिसिप्लिन लाने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि डिसिप्लिन बोलेंगे भैया डिसिप्लिन में रहो तो करो, नहीं, थोड़ा सा तो कोड़े या फिर डर लगा के रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या ऐसा चीज कर रहे हैं कि डिसिप्लिन आ जाए। तो पहली चीज है गुड सुपीरियर। जितने भी सुपीरियर्स हैं हर लेवल पे वो सबसे अच्छे होना चाहिए, ताकि उनसे सबऑर्डिनेट्स उनकी रिस्पेक्ट करें और वो इतने अच्छे हों कि कोऑर्डिनेशन बनाने में बहुत बड़े कैटलिस्ट का काम करें। एग्रीमेंट जितना भी हो, जैसा भी नियम कानून जो भी चीज़ बने वो क्लियर होनी चाहिए। और जो भी सैंक्शंस जुडिशली लगाओ, मतलब हमें सैंक्शन मतलब पेनल्टीज भी लगाना चाहिए अगर काम गलती करेंगे, लेकिन वो इट शुड बी जुडिशली, ऐसा नहीं कि गलत काम करे तो सीधे कंपनी से बाहर कर दीजिए। फिर यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। अब ये क्या है आप जानते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, होल ऑर्गेनाइजेशन स्लैश ग्रुप शुड मूव टूवर्ड सिंगल गोल, एक डायरेक्शन की तरफ मूव करना। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल शुड नॉट प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कुल मिला के बात क्या है कि हमें सबके इंटरेस्ट को ध्यान रखना है, लेकिन वो इंटरेस्ट हमारे गोल की तरफ ले जाए और ऑर्गेनाइजेशन की गोल से बड़ा ना हो। मतलब एक प्रकार से कंपनी बड़ी है इंडिविजुअल से, इसलिए तो ये होता है कि जो कंपनी मतलब हमारे स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया था उनको एप्पल से ही निकाल दिया गया था। तो इसलिए कभी भी क्योंकि एप्पल एक लेगेसी बन जाती है, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, तो उसका क्रिएटर से भी बड़ा बन जाता है उसका काम। तो ये चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं। रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, मतलब सैलरी का जो बंटवारा हो वो पूरा फेयर होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए कब मिलेगा। शुड सेटिस्फाई बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, मतलब काम करने वाले को और काम करवाने वाले दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए सैलरी। सेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ प्रपोर्शन, मतलब हमें कब सेंट्रलाइजेशन लाना है और कब डिसेंट्रलाइज करना है चीज़ों को, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं कि सेंट्रलाइज्ड ही कर दो और डिसेंट्रलाइज्ड ही कर दो, ये अपने अपने प्रोपोर्शन पे ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज़ करना चाहिए। इट इज़ फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट। सीधी बात है, डिसेंट्रलाइजेशन में आप सेंट्रलाइजेशन खत्म करोगे तो सबऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। सेंट्रलाइजेशन में ऐसा होता नहीं है, इसलिए फ्रेल्सॉफ कहते हैं कि दोनों को जुडिशली यूज़ करो प्रोपोर्शन में। स्केलर चेन, अब स्केलर चेन का मतलब क्या है ये चीज़ देखते हैं। इट इज़ अ चेन ऑफ सुपीरियर रेंजिंग फ्रॉम अल्टीमेट अथॉरिटी टू द लोएस्ट रैंक, मतलब ऊपर से नीचे क्रमवत तरीके से एक के बाद एक आना, ये एक स्केलर चेंज कहलाती है। इट सजेस्ट गैंग प्लैंक का मतलब क्या होता है, विच इन्वॉल्व शॉर्ट सर्किटिंग द प्रोसीजर टू स्पीड अप द कम्युनिकेशन, मतलब एक के नीचे दूसरा आदमी था, 1 के नीचे 2 था, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन फास्ट ये चीज़ करती है स्केलर चीज़, क्योंकि अगर प्रॉपर चेनिंग होगी तो कम्युनिकेशन अच्छे से होगा। ऑर्डर की बात करता है तो ऑर्डर में भी 2 चीज़ आती है, थिंग्स और प्लेसेस। तो थिंग्स वाली चीज़ क्या कहती है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर वस्तुओं के लिए एक जगह होनी चाहिए। मशीन को यहाँ रखने के लिए इंसान, मेरी डेस्क यहाँ पे होगी, मैं यहाँ पे बैठूंगा, और एवरीथिंग एट इट्स प्लेस, हर चीज़ हमेशा प्लेस में। ऐसा नहीं कि मैं मंडे को आया तो मेरी डेस्क हट के यहाँ आ गई, मशीन उठ के यहाँ पे आ गई, इफिशियंसी कम होगी। पर्सन, अ प्लेस फॉर एवरी पर्सन, वही मतलब व्यवस्था होगी तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए भी हो और इंसान के लिए भी, और इंसान के लिए भी वैसे ही फिक्स हो, है ना। अब इक्विटी, न्याय सम्य, न्याय सम का मतलब होता है दिस रिजल्ट्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडनेस एंड जस्टिस, मतलब हर किसी को कंपनी में काम करना है तो जस्टिस मिले और हर किसी के लिए दया और प्रेम की भावना हो। मतलब ऐसा नहीं कि नौकर को बदतमीजी से, जो मशीनरी लोएस्ट लेवल में प्यून वगैरह काम कर रहे हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हो और उनके साथ अन्याय हो, और जो वर्कर लेबर वाली क्लास के साथ अन्याय हो, और जो मान के चलो मैनेजर हो या फिर थोड़ी अच्छे पोस्ट में हो उनके साथ ज़्यादा उनको अच्छा ट्रीट किया जाए, सबको बराबरी का दर्जा, ये बात कही है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, द टेन्योर शुड बी नीदर टू लॉन्ग नीदर टू शॉर्ट, मतलब इनने कहे हैं कि जो अब 5 साल के लिए हम मनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाए, मान के चलिए इलेक्शन कमिश्नर हो गया, वो फिक्स टेन्योर के लिए होता है। ह्यूमन राइट कमीशन में 3 साल के लिए फिक्स कर देते हैं, 70 साल एज फिक्स कर देते हैं, तो ये फिक्स होना चाहिए, और ये ना ही बहुत लंबा हो ना ही छोटा हो।
इनिशिएटिव, मैनेजर शुड एनकरेज न्यू इनिशिएटिव्स बाय हिज एम्प्लॉयज़, मतलब वही है, ये आदमी को अपना फील हो, कंपनी से कनेक्शन हो, वो अच्छा सोचे कंपनी का, अपने नए नए आइडिया नवाचार लाए, ये चीज़ के बारे में बात कराएं। स्प्रिट द क्रॉप्स, मतलब ये लैटिन टाइप फ्रेंच टाइप का वर्ड है, इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ हार्मनी एंड यूनियन बिटवीन द एम्प्लॉय। यहाँ पे नोट अकॉर्डिंग टू फ्लॉय लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स नॉट कंप्लीट कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड एज पर द नीड, दे आर फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड, कोडिफिकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल आर रीजन। समझ गए उनने क्या कहा? उनने बोले ये जो 14 प्रिंसिपल मैं दे रहा हूँ, इसका मतलब यही नहीं कि यही अंतिम सत्य है। जैसी ज़रूरत होगी, जैसी कंपनी की डिमांड होगी, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड होगी, जैसी सिचुएशन होगी, उस हिसाब से ये कम या ज़्यादा किए जा सकते हैं, और ये अपने आप में फ्लेक्सिबल है। और इनका कोडिफिकेशन मतलब इनको ऑन पेपर लाना और इनको जनरलाइज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ ज्ञान की बातें ही बन के रह जाएंगी। तो यहाँ पे हेनरी फ्योल के हमने 3 डायमेंशंस देख लिए। कौन कौन सी डायमेंशन देखिए, एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं हेनरी साहब के। हेनरी साहब को हमने समझ रहे हैं, इनको फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी कहा गया है। इनकी बातों को हमने 3 हेड्स में पढ़ा है। एक्टिविटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरस्टैंडिंग अंडरटेकिंग देख ली, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देख ली, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देख ली, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, उस तरीके से हेनरी फ्योल को यहाँ पे ख़त्म कर दी। अब हम जाके पढ़ेंगे, किसको पढ़ने वाले हैं? लूथर ग्लुक को। अब लूथर ग्लुक को भी पढ़ने से पहले हम इनको 4 हेड्स में पढ़ेंगे। बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एलिमेंट्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एस्पेक्ट ऑफ टाइम। ये 4 बातें इन्होंने बताई है एक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी में, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी में। अब पहले देखते हैं बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने पहले ही देख ली, 4P पढ़ चुके हैं। 4P में कौन सी चीज़ें पढ़ ली? पर्पस पढ़ लिए थे, प्रोसेस पढ़ लिए थे, पर्सन पढ़ लिए थे, प्लेस पढ़ लिए थे। उसको यहीं रिपीट करने से कोई औचित्य नहीं है। आप ऑर्गेनाइजेशन वाली की पहली सेकंड वीडियो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2 देख लीजिए, वहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट या फिर फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 7 एलिमेंट है। इसको स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी दिया जाता है। ये मैंने पहले आपको पढ़ाया था, बोला था कि आप होल्ड करिएगा, हम थ्योरी में पढ़ेंगे तो ये चीज़ आ चुकी है। इसको बोलते हैं पोस्टकॉर्ब मॉडल। पोस्टकॉर्ब मॉडल क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले तो प्लानिंग, जो प्लानिंग हमने अभी देखी डेफिनेशन में हेनरी फ्योल वाली, कि पहले से प्री प्लान करना चाहिए, कोई भी काम करने से पहले हम डिमांड क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है वाली चीज़। फिर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है टू बिल्ड अप द स्ट्रक्चर, टू बी मटेरियल और ह्यूमन, मतलब हमको ऑर्गेनाइज करना है मटेरियल और ह्यूमन चीज़ों का, और एक प्रकार से हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। फिर स्टाफिंग का मतलब होता है रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ऑल अबाउट पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ें जो हो जाती है वो स्टाफिंग हो जाती है। फिर आता है डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि काम कैसा हो रहा है, ये कर लेना, वो कर लेना, कमांडिंग सबऑर्डिनेट वाली चीज़। फिर कोऑर्डिनेटिंग मतलब कोऑर्डिनेशन होगा ऑफ मैनेजर और लेबर के बीच में वाली चीज़। फिर आता है रिपोर्ट, सबऑर्डिनेट रिपोर्ट टू सुपीरियर, सीधे क्या काम करें अपना वो बताना अपने सुपीरियर को। बजटिंग मतलब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कितना खर्चा हुआ कितना नहीं, वो चीज़ हो गई एलिमेंट्स ऑफ या फिर फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद इनने भी 10 प्रिंसिपल दिए। अब देखिए 14 प्रिंसिपल किसके हो गए थे? हेनरी साहब के, और 10 इनके, तो 14 में से 10 के 10 तो रिपीट रहेंगे, मतलब इन्हें 4 प्रिंसिपल नहीं दिए, तो वही पूरी की पूरी बात रिपीट होने वाली है। फटफट हम देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क है ना, डिवीजन ऑफ वर्क हमने देख ली। सबसे पहले क्या था? डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ 4P, अभी देख लिए। कोऑर्डिनेटिंग थ्रू हायरार्की, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। डेलिबरेट कोऑर्डिनेशन मतलब कम्युनिकेशन अच्छा हो, कोऑर्डिनेशन में ज़्यादा फोकस करें। कोऑर्डिनेशन थ्रू कमिटी बना लो। फिर डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रलाइजेशन को तोड़ के, मतलब ग्राउंड लोकल लेवल पे भी प्रॉब्लम मतलब जिम्मेदारी दो। यूनिटी ऑफ कमांड हम जानते हैं, एक नई चीज़ आ गई है। स्टाफ एंड लाइन, स्टाफ का मतलब होता है असिस्ट द लाइन एजेंट, और लाइन क्या हो गया? सर्व पीपल डायरेक्टली, जो लोग डायरेक्टली पीपल को सर्व करते हैं वो लाइन होगी, और जो स्टाफ होता है वो लाइन वालों को असिस्ट करता है, असिस्टिंग एजेंट्स जो हो जाते हैं वो हो गया स्टाफ और लाइन। फिर डेलीगेशन जो होता है मतलब वही पावर को सबऑर्डिनेट को देना। स्पैन ऑफ कंट्रोल ये भी हमने पढ़ लिए। डिड नॉट मेंटेन नंबर ऑफ एम्प्लॉय, डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज। इन्हें बोले स्पैन ऑफ कंट्रोल में नंबर इन्हें फिक्स नहीं बताई कि भैया 5 लगेंगे 4 लगेंगे, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, ये बात बता दी। एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम, ग्लूक एम्फेसाइज्ड ऑन टाइम एज अ क्रूशियल फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आइडेंटिफाई 5 एस्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम एज इनपुट, टाइम एज आउटपुट,
टाइम इज फ्लो ऑफ इवेंट, टाइम इज गैप बिटवीन टू और मोर इंपॉर्टेंट इवेंट, टाइम इज मैनेजिंग पॉलिसी। तो कुल मिला के इनने बोला कि टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस दी है और टाइम में भी इनने कैटेगराइज कर लिया है। ऐसा नहीं कि हम टाइमर लगा देंगे इतने से इतने बजे तक काम करो, नहीं, हमको हर टास्क के लिए टाइमर हमने यूज़ करा है, इनने टाइम को यूज़ करा है वाली चीज़ हो गया। ठीक है, तो ये इनके 4 एस्पेक्ट हो गए। अब ये हो गया हमारे, खत्म हो गए क्या, लूथर ग्लुक को खत्म हमने कर लिए, लूथर ग्लुक के 4 हेड्स को हमने पढ़ लिए। अभी हमारी थ्योरी क्या चल रही है, आप भटक तो नहीं गए अपने टॉपिक से, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, उसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया अपने, हेनरी फ्योल को, लूथर ग्लिक को। अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लिंडन उर्विक को। अब लिंडन उर्विक के प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या दिए, इन्हें 8 प्रिंसिपल दिए। तो सबसे पहले 14 किसने दिया, हेनरी फ्योल ने। 10 किसने दिया, 10 दिया हमारे लूथर ग्लुक ने। फिर उसके बाद 8 किसने दिया, लिंडन उर्विक ने। तो इनका पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव क्लियरली एक्सप्रेस्ड ऑब्जेक्टिव, मतलब कुल मिला के अपने पर्पस पहले से बता दो। ऊपर वाली बात को 4P का एक P ने उठा के प्रिंसिपल पे डाल दिया। प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, समान होना, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी यूनानिमस और कंटूर यूनिमस कह सकते हैं इसको, और को इक्वल, को कॉन्टेरिनिमस एंड को इक्वल एट ऑल लेवल, मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा समानता होना चाहिए। और मतलब कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब समान होना, मतलब ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए सुप्रीम किसी को मत बना दो, हर किसी को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दो ताकि वो क्लोज महसूस कर सके ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फिर प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सुपीरियर मस्ट टेक एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट, मतलब आदमी जितना बड़ा होगा, जितनी बड़ी जिम्मेदारी आएगी उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको समझना होगा अपने काम की, और सबऑर्डिनेट्स के साथ जो उसका वर्क होगा उसको जिम्मेदारी के साथ निभाना होगा। स्केलर प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है पिरामिडिकल स्ट्रक्चर ऑफ हेरारकी। हेरारकी में हम समझ गए थे पिरामिडिकल स्ट्रक्चर जो हमने पुलिस विभाग का लिया था, डीजीपी से लेके कांस्टेबल तक का। प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, अ सुपीरियर कैन सुपरवाइज डायरेक्टली एट अ वर्क ऑफ 5 और एट मोस्ट 6 सबऑर्डिनेट, मतलब इनने स्पेसिफिक कर दिए, इनने स्पेसिफिक कर लिया, उर्विक साहब ने स्पेसिफिक कर दी स्पैन ऑफ कंट्रोल कितने का होगा, है ना। लिंडन ने स्पेसिफिक नहीं करा था, ग्लुक ने, लूथर ग्लुक ने स्पेसिफिक नहीं करा था, उर्विक ने कर दिया स्पेसिफिक सबऑर्डिनेट। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन हमने पहले ही देख लिया। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन ये भी हमने देख लिया। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन देख लिया। डिफाइन ऑन राइटिंग ड्यूटीज अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पोजीशन एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर पोजीशन, मतलब हर चीज़ डिफाइन कर दो भैया। तो वही है, जितने मतलब मैक्सिमम चीज़ें, एक बार आपको सिर्फ हेनरी फ्योल पढ़ना है, बाकी तो फिर आपको एलिमिनेट करना है, और 3 से 4 पॉइंट याद रखना स्पेसिफिक वाले, इनने ये बात कही है। अगर आप वो चीज़ लिख के आएंगे फैच होगा। जैसे अगर आपने मान के चलिए धोखे से आपने ये गलती कर दी है कि जब आप पढ़ रहे हैं लूथर ग्लुक को और आपने स्पैन ऑफ कंट्रोल में 5 से 6 मेंबर वाली बात कर दी, तो मतलब आपने उर्विक की बात लिख दी, तो आपका नंबर पूरा कट जाएगा। इसलिए आपको स्पेसिफिकली चार्ट टाइप का बना लेना है, और कौन सी बातें रिपीट हुई हैं उस चीज़ को अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना। किस तरीके से, ऐसा चार्ट बना लीजिएगा इस तरीके से, और इस तरीके से पढ़िएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें तो फिर ये कॉमन आ गई हैं, जोन सी स्पेसिफिक पॉइंट है उसको नोट करके लिख दीजिए, फिर इस पर भी नोट बना लीजिए, तो ये नए नए पॉइंट हो गए। तो यहाँ पे हेनरी फ्योल को पढ़ लिए, फिर ग्लुक को पढ़ लिए, फिर उर्विक को पढ़ लिए। इस तरीके से आपको चार्ट बनाना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा। फिर एक्स्ट्रा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मूने और रायले का भी पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी में, ये भी इनने भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 4 प्रिंसिपल दिए। कोऑर्डिनेशन का वही कोऑर्डिनेट करो। स्केलर प्रोसेस मतलब कॉल्ड हेरारकी एज अ स्केलर प्रोसेस, अंडर दिस लीडरशिप डेलीगेशन एंड वर्क डिवीजन वाज इंक्लूडेड, है ना। मतलब ये 3 चीज़ें उसमें इंक्लूडेड कर दी स्केलर प्रोसेस में। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, इट शुड बी फॉलोड इन ऑर्गेनाइजेशन टास्क इनटू डिपार्टमेंट्स, मतलब सबका फंक्शन डिफाइन करने की बात कहा है। लाइनिंग और स्टाफ की बात कहा है। लाइनिंग और स्टाफ में मतलब लाइन वाले प्राइमरी वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, और जो सेकेंडरी वर्क है वो स्टाफ करता है, ठीक है। अब देखते हैं इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म क्या है। नेग्लेक्टेड ह्यूमन डायमेंशन, मतलब कुल मिला के क्लासिकल थ्योरी की क्रिटिसिज्म एक जैसी रहेंगी कि इनने ह्यूमन बिहेवियर को नेग्लेक्ट करा। नेग्लेक्टेड ह्यूमन
ह्यूमन डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, मतलब एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन बता दिए काम को डिवाइड करना, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि कैसे एक्चुअली में डिवाइड करना है। हर्बर्ट साइमन कहते हैं इसको प्रोवर्ट, कहावतें हैं भैया सिर्फ, ये मतलब कहने की बातें अच्छी लेकिन इनको एप्लीकेशन में इनकी धज्जियां उड़ जाना है। ओवर सिंप्लीफाइड ह्यूमन मोटिवेशन, जो क्रिटिक्स कहते हैं इसको कि इंसान को मोटिवेशन को बहुत इकोनॉमिक बेसिस पे सिर्फ देखा है, ऐसा नहीं देखे कि बहुत सारे अलग फैक्टर्स होते हैं जो आदमी को मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए, उनके बारे में इन्हें बात करा है। क्रिटिसाइज्ड मैकेनिस्टिक, मतलब इंसान को मशीन बना दिए। डिस्क्राइब्ड एज नॉर्मेटिव थ्योरी, ऐसा होना चाहिए व्हाट आउट टू बी रदर देन व्हाट इज, मतलब ऐसा हो जाए, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, मतलब सिर्फ बकवास हवाई वाली बातें कहें इनने, ये कहते हैं क्रिटिक्स। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? डेवलप्ड साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, consideration of administration as a separate activity, its principles are still found useful in organization analytics, important role in stimulating production। मतलब है तो बहुत सारी चीज़ें इसकी सही हैं कि इफिशियंसी के बारे में बात करा, ह्यूमन को पैसे वाली चीज़ के लिए, हर इंसान काम के पैसों के लिए करता ही है कुछ हद तक काम, साइंस बता दी इन्हें, और चीज़ों को आसान करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस तो प्ले कराई है, क्योंकि आज भी इसको मोर देन 50% इसकी इंपॉर्टेंस रखते हैं और लोग इसको फॉलो करते हैं, इस थ्योरी को, इसकी 50% से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आज भी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। हमने अभी क्या क्या खत्म कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया क्लासिकल थ्योरी पढ़ रहे थे, क्लासिकल थ्योरी के अंदर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी आज पढ़ ली, कल हमने पढ़ लिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, और कल करेंगे हम ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी। उसके साथ ही हमारा क्या खत्म हो जाएगा, क्लासिकल थ्योरी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम चालू करेंगे न्यू क्लासिकल और फिर मॉडर्न, तो और 2-3 लेक्चर, फिर उसके बाद हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।